और दोस्तों, सनराइज सीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो वैकेंसियाँ निकली हुई है मेल और फीमेल दोनों के लिए, उसके बारे में। इसके बारे में आज हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। क्या कुछ ज़रूरी पॉइंट है फॉर्म के लिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी, फीस, एज, रिलैक्सेशन, सभी डिटेल्स हम अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा फॉर्म था 27 मार्च से शुरू हो गया था। इसमें 27 मार्च से रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, 1 अप्रैल के बाद से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। और इसकी जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 25 अप्रैल की। 25 अप्रैल के बाद ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसके एडमिट कार्ड हैं वो जल्द ही, यानी कि अगले ही मंथ में आपके एडमिट कार्ड डाल दी जाएंगे, मई के बाद जून में। 20 जून से और 25 जून तक, यानी कि 5 दिन ही आप इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पश्चात आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होंगे। उसके पश्चात जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो होगा आपका 1 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच में, यानी कि कंप्लीट इन्होंने टेस्ट तक की जो भी आपकी डेट है वो पहले ही आपको शो कर दी है नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो ये जो आपका डेट का शेड्यूल है ये रहेगा 27 से लेकर के 13 जुलाई तक, यानी कि इन्होंने भर्ती की प्रक्रिया 27 से शुरू करी है और 27 के बाद 13 जुलाई तक आपके एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। यानी कि भर्ती का जो पहला फेज है वो आपका 13 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि जैसे आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के पश्चात आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके पश्चात आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी और पीईटी होगा। उसके पश्चात आपका ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा और उसके पश्चात आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। सबसे लास्ट में आपका मेडिकल होगा और फिर आपकी फाइनल जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी। तो कुल मिला के जो प्रक्रिया होनी है इन्होंने एक पॉइंट के माध्यम से यहाँ पे दर्शा दिया है कि क्या क्या प्रक्रिया इसके अंदर होगी। जो वैकेंसियाँ है, वैकेंसियों के बारे में इन्होंने बता रखा है कि टोटल जो है आपकी 9212 वैकेंसियाँ हैं। इसमें से आपकी 9105 वैकेंसियाँ मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और आपकी 107 वैकेंसियाँ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। जो वैकेंसी है वो यहाँ पे दिखा रखी है, जैसे कि आपकी जो मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसियाँ हैं वो स्टेट वाइज अलग अलग हैं। किस स्टेट की कितनी वैकेंसी है ये भी यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा है। उसके पश्चात ट्रेड के अनुसार आप देख सकते हैं ड्राइवर की कितनी वैकेंसियाँ हैं, मोटर मैकेनिक, कोबलर, कारपेंटर, इसी प्रकार ये सारे इन्होंने यहाँ पे टेबल में दर्शा रखे हैं कि किसके अनुसार किसकी कितनी वैकेंसियां हैं। यहाँ से आप हर एक ट्रेड के अनुसार और अपने स्टेट के अनुसार अपनी वैकेंसियां चेक कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे इन्होंने 9212 दर्शाई हैं टोटल है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसियां हैं। इसके पश्चात इन्होंने सभी वैकेंसी को अलग अलग स्टेट्स के अनुसार बांट दिया है। आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट की वैकेंसी पे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदर किसी स्टेट पे आप अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। सेम इसी प्रकार इन्होंने एक टेबल पे फीमेल की पोस्ट भी दिखा रखी है कि फीमेल की किस स्टेट के लिए किस स्टेट की कितनी पोस्ट यहाँ पे हैं। और सभी वही है, मेल वाला रूल ही आपका हर स्टेट के अनुसार अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है कि किस स्टेट की किस ट्रेड से कितनी वैकेंसियाँ फीमेल कैंडिडेट की है और कितनी वैकेंसियाँ मेल कैंडिडेट की है। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जो आपकी ट्रेड है कांस्टेबल ड्राइवर, उसके लिए 6.1 में अलग से एज दर्शाई हुई है कि आपकी एज 21 से 27 साल होनी चाहिए। एज जो काउंट होगी वो 1/8/2023 से काउंट होगी। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर रखी है 2/8/1996 के बाद और 1/8/2002 से पहले के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका एज में रिलैक्सेशन है यानी कि छूट है वो भी अलग से दर्शाई हुई है, लेकिन जो आपकी ये एज रहेगी वो हर ट्रेड के अनुसार अलग अलग रहेगी। अब हम बात करें आपका कोबलर, कारपेंटर, टेलर, बैंड पाइप, ये जो आपका 6.2 में जितनी भी ट्रेड आपकी दिखा रखी हैं इनका एज का क्राइटेरिया अलग है। अलग का यानी ये आपकी जो एज है वो 18 से 23 काउंट होंगी और वही आपकी जो एज काउंट होगी 1/8 को होगी। इसमें इन्होंने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रखी है 2/8/2000 से लेकर के 1/8/2005 तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एज का रिलैक्सेशन रहेगा वो इनमें भी सेम ही रहेगा। वही एज रिलैक्सेशन ऊपर वाली पोस्ट के लिए है और वही एज रिलैक्सेशन नीचे वाली पोस्ट के लिए है। तो इसमें जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का है और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का है। उसके पश्चात एक्स सर्विसमैन और ये जो आपका डिपेंडेंट है चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984, यानी कि ये अलग अलग रूल है सभी के। जनरली हम SC/ST और OBC को ही यूज करते हैं। उसके पश्चात जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी में आता है उनको पहले से मालूम होता है कि उनको कितना रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ये एज रिलैक्सेशन सभी भर्ती में समान होता है, किसी किसी में इनमें फर्क होता है, बाकी एज रिलैक्सेशन सभी को इतना ही दिया जाता है। दूसरा मेन पॉइंट, जो कैंडिडेट हैंडीकैप्ड है, जिन्होंने अपने हैंडीकैप्ड की सर्टिफिकेट बनवा रखी है, वो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है द अबव मेंशन पोस्ट आर नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी हो वो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि जिस भी कैंडिडेट की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना रखी है, उन्होंने बनवा रखी है, वो इस फॉर्म के लिए आवेदन ना करें। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी काउंट होगी 1/8/2023, यानी कि 1 अगस्त 2023 तक की यदि आपकी कोई क्वालिफिकेशन है तो वो इस फॉर्म के लिए काउंट होगी। सबसे पहले हम बात करें कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपके पास मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने दर्शा रखी है मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए। उसके पश्चात
आपके पास हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो ड्राइविंग का ट्रेड टेस्ट होगा। तो आपके पास ये 3 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसके पश्चात आपको ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ड्राइवर के लिए तीनों एलिजिबल, ये तीनों जो इन्होंने क्राइटेरिया रखे हैं ये आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल के बारे में। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th होनी चाहिए, उसके पश्चात आपके पास 2 साल का ITI डिप्लोमा और 1 साल का आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे इस पॉइंट में इन्होंने साफ दिया हुआ है 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास 2 साल का तो ITI का डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास नेशनल और स्टेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, 3 साल का आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया आपके मैकेनिक मोटर व्हीकल के बारे में दिए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जो भी आपकी और ट्रेडमेंस की जो वैकेंसियां हैं, जितनी भी ट्रेडमेंस की हैं, जैसे कि कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, जितनी भी ट्रेड आपकी इसके अलावा बची हुई है, उन सभी के अंदर आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो। मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, यानी कि आपका उस ट्रेड के अनुसार आपको काम आना चाहिए। यानी कि वाटर कैरियर के अनुसार उस ट्रेड का, यदि आप कुक से भर रहे हैं तो कुक के अनुसार उस ट्रेड का जो काम है वो आपको आना चाहिए, यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। उसके लिए किसी मार्कशीट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं की हुई है, यानी कोई फ्रेश कैंडिडेट है जिसने 10th पास करी है वो कुक से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वहाँ जाके उसको कुक का ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। अभी किसी सर्टिफिकेट या फिर किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं मांगी गई है। इसके पश्चात यहाँ पे मासून, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए इन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 10वीं के साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही में इन्होंने यह भी बोला है कि इस ट्रेड से यदि किसी कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट यानी कि ITI है तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि मान लो आपके 70 मार्क्स हैं, 2 स्टूडेंट है, दोनों की 70 मार्क्स है, तो जिसके पास ITI की सर्टिफिकेट है पहले प्रेफरेंस उसको दी जाएगी, यानी कि उसको पहले जॉब मिलेगी। बाकी यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स की फीस 100 रुपये रहेगी। कैंडिडेट चाहे जनरल कैटेगरी से हो, चाहे EWS कैटेगरी से हो, चाहे OBC कैटेगरी से हो, यानी कि जनरल, EWS और OBC के मेल कैंडिडेट की फीस 100 रुपये रहेगी। उसके अलावा आपका SC हो गया, ST हो गया और फीमेल हो गया, इनकी कोई फीस नहीं रहेगी। यानी कि SC, ST और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे कोई चालान पे नहीं करना है। ओनली जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 100 रुपये की फीस पे करनी होगी फॉर्म फिल करने के लिए। उसके पश्चात जो आपका एग्जाम सिटी है, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है उसकी सीटें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। हरियाणा से आपका यहाँ पे अम्बाड़ा सिटी रहेगा, फरीदाबाद रहेगा, हिमाचल प्रदेश की कुछ सीटें दी हुई हैं यहाँ पे। आप इस लिस्ट में जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें पेज नंबर आपका 13 पे दिया हुआ है, यानी कि जिस कैंडिडेट को अपना एग्जामिनेशन सेंटर पहले से चूज करना है, यानी कि फॉर्म भरवाने से पहले इस चीज़ की तैयारी करनी है, वो अपना पहले से ही यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर ले। इसमें सभी स्टेट्स के अनुसार अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे लगभग 2 या 3 पेज में सभी लिस्ट है, तो इसके अनुसार आप अपने लिस्ट पहले से ही चेक कर ले फॉर्म भरने से पहले। ये जो आप सेंटर चूज करेंगे ये ओनली एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है उसी के लिए ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। तो एग्जाम में आपका जो शेड्यूल है वो 100 क्वेश्चन का रहेगा। आपका 25 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 के 4 अलग अलग भागों में बांट दिए गए हैं। 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा। एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको दिया जाएगा, यानी कि 25 ही क्वेश्चन और 25 ही मार्क, जिसको 4 भागों में बांटा है अलग अलग। और ये जो आपका क्वेश्चन है इनमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की रहेगी, तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए सभी कैंडिडेट्स। इसमें आपका जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि आप सिलेबस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानना चाह रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, उसमें आपके सिलेबस के अनुसार अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, सभी टॉपिक आपके मेंशन कर रखे हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जो PST आपका होना है उसके बारे में। तो यहाँ पे PST में इन्होंने बता रखा है कि जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट में जो रिलैक्सेशन है वो हिली एरिया यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके लिए दिया हुआ है। जो कैंडिडेट हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनको PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं चेस्ट के लिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए तो जो उनकी चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाव के होनी चाहिए। फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि 80 सेंटीमीटर बिना फुलाव के और 85 सेंटीमीटर फुलाव के बाद ये आपकी हाइट चेस्ट का मेजरमेंट होना चाहिए। चेस्ट के मेजरमेंट में भी आपको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। यह केवल हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। जो कैंडिडेट्स पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनका अलग से स्लैब दिया हुआ है, उनको उसी के अनुसार जिस तरह उनको हर भर्ती में छूट मिलती है इसमें भी छूट मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट।
यानी कि पीईटी। इसमें इन्होंने अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग फिजिकल यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें पोस्ट जो आपकी यहाँ पे दी हुई है, ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप, कोबलर और टेलर। ये जो पोस्ट है, ये जो इस टेबल में यहाँ पे पोस्ट दर्शा रखी हैं, इन सभी पोस्ट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में, यानी कि 8 मिनट 30 सेकंड में। तो इस पोस्ट के लिए आपका ये फिजिकल जरूर होना चाहिए। इसमें फिजिकल जो है वो हर पोस्ट के अनुसार अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि अब हम बात करें, यहाँ पे एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, कैंडिडेट्स कन्फ्यूजन ना हो। ये जो आपकी रेगुलर की जो पोस्ट दी हुई है, ये यहाँ पे 1.6 में काउंट नहीं है। ये जो आपकी पोस्ट है ये ऊपर वाले ही फिजिकल में काउंट है, तो इसमें कोई भी कैंडिडेट कंफ्यूज नहीं हो। उसके पश्चात आपका कुक हो गया, वाटर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वाशरमैन और वाशर वुमेन, यानी कि मैन और वुमेन दोनों आगे, और सफाई कर्मचारी। ये जो पोस्ट है इसमें जो आपकी फिजिकल है वो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1610 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, 1612 मिनट में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें ये स्लैब अलग दे दिया इन्होंने, थोड़ा सा छूट दिया है कुछ पोस्ट में। उसके पश्चात यहाँ पे मासून, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के लिए बिल्कुल अलग है, उसमें आपको 9 मिनट में 1600 मीटर देना होगा, और इसमें फीमेल कैंडिडेट्स की पोस्ट अवेलेबल नहीं है। उसके पश्चात बात करें पाइनर विंग में, मासून, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन के लिए 800 मीटर 5 मिनट के अंदर। तो इसमें ये सारे स्लैब मैंने आपको दिखा दिए हैं। सभी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हर पोस्ट के अनुसार अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम बात करें वेट की, तो वेट आपका जो मेजरमेंट है यानी कि आपकी हाइट है उसके अनुसार आपका वेट काउंट होगा यहाँ पे। उसके पश्चात हम बात करें ट्रेड टेस्ट की, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है जो कैंडिडेट सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपका हाइट चेस्ट मेजरमेंट होता है, पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपका फिजिकल होता है, इन सभी स्टेज में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा उसी को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट इसमें से किसी भी स्टेज पे फेल होता है तो उसको ट्रेड टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट की जो आपकी टर्म कंडीशन है वो ये है कि आपका ट्रेड टेस्ट 50 नंबर का होगा, उसमें जो कैंडिडेट 20 मार्क ले लेगा उसको क्वालिफाई माना जाएगा। यानी कि जो आपका ट्रेड टेस्ट है उसमें आपको मार्क दिए जाएंगे, आपका पास और फेल वाला सिस्टम नहीं है, आपको हर चीज़ के मार्क मिलेंगे यहाँ पे। अब इसके पश्चात इन्होंने बताया हुआ है कि ट्रेड टेस्ट में किस पोस्ट के लिए क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले हम बात करें ड्राइवर की, तो ड्राइवर में नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड यानी कि जो ड्राइविंग की आपकी ट्रेड है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, मेंटेनेंस ऑफ लाइट एंड हैवी व्हीकल, यानी कि आपको जो भी आपका गाड़ी है वो तो आपको ड्राइव यानी कि चलानी आनी ही चाहिए। उसके पश्चात उसके मेंटेनेंस जो भी पुर्जे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जिस कैंडिडेट को जिस हिसाब से जितनी जानकारी होगी उसी अनुसार आपका जो ट्रेड टेस्ट है उसमें आपके मार्क काउंट किए जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे फिटर की अलग से दी हुई है, नॉलेज इन ऑटोमोबाइल, बगलर की दी हुई है, प्लेइंग, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिगुल, टेलर, कोबलर, कारपेंटर, हर ट्रेड में अलग अलग यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। जैसे कि हम बात करें कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस, वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली, जो भी यहाँ पे है खाना खाने से संबंधित चीजें हैं, कुक है तो यानी जो भी आप कुकिंग है वो आपको आनी चाहिए। वाटर कैरियर में इन्होंने दी हुई है अलग से, बार्बर में दी हुई है। तो हर ट्रेड के अनुसार यहाँ पे इन्होंने कुछ मेन पॉइंट मेंशन किए हैं कि आपका ट्रेड टेस्ट किस प्रकार का होगा। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपका ट्रेड टेस्ट किस प्रकार का होगा। उसके पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो सीबीटी, पीएसटी, पीईटी एंड ट्रेड टेस्ट यानी कि सभी स्टेज पे क्वालिफाई करेगा। इसमें सबसे सीधा सा रूल ये है कि जो भी स्टेज होगी हर स्टेज को कैंडिडेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके पश्चात ही अगली स्टेज के उसके एडमिट कार्ड आएंगे और अगली स्टेज के लिए वह एलिजिबल रहेगा। जो कैंडिडेट सभी स्टेज में क्वालिफाई करेगा उसका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात मेडिकल होगा। यहाँ पे इन्होंने है जो बता रखा है इस टेबल में कि कितने % के कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा सीबीटी टेस्ट में। जनरल के लिए 30%, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी 20%। यहाँ पे पाइनर का अलग से है। यहाँ पे ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया है ट्रेडमैन के लिए है। इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और बताई हुई है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पीएसटी पीईटी विल बी अप्रोक्सीमेट 8 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ द वैकेंसी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं उसके 8 गुना होंगे, अप्रोक्स 8 गुना होंगे। यानी कि जो कैंडिडेट आपका यहाँ पे इन्होंने ऊपर आपका परसेंटेज मेंशन कर दिया है, मान लो 30% से ऊपर जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसको क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसने क्वालिफाई कर दिया तो उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए कैंडिडेट उन्हीं को बुलाया जाएगा, यानी कि जो आपकी वैकेंसी है उसके 8 गुना में जो कैंडिडेट लाई करेंगे उन्हीं को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपका अप्रोक्सीमेट वैकेंसी है उसके 2 या 3 गुना ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास करेंगे और फिजिकल के लिए जो कॉल आएगा वो आपका 8 गुना यानी कि जो वैकेंसी है उसका 8 गुना बुलाया जाएगा। उसके पश्चात जो कैंडिडेट फिजिकल और पीएसटी पास कर लेते हैं उसके पश्चात जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे वो केवल उतने ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जितनी आपकी वैकेंसियाँ हैं उसके 2 या 3 गुना ही कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट हाईलाइट कर दिए हैं। जिस कैंडिडेट को समझ नहीं आ रहा वो आराम से दोनों पॉइंट नोटिफिकेशन में जाकर के देख सकता है।
यहाँ पे एक पॉइंट और है जो ध्यान देने योग्य है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि फॉर्म भरते समय आपका जो स्टेट आप चूज कर रहे हो उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक चूज करें। यदि आपके फिजिकल टेस्ट और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्लीट होने के पश्चात जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपके डॉक्यूमेंट से आपका जो फॉर्म फिल हुआ है वो स्टेट यदि मैच नहीं करता है तो आपको वहाँ पे कोई सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसी समय आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। तो जो भी फॉर्म कैंडिडेट फिल कर रहे हैं वो अपना स्टेट का अवश्य ध्यान रखें, स्टेट में कोई भी गलती यहाँ पे ना होने दें। दूसरा मैं आपको इसमें बता देता हूँ ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए कि इसमें यहाँ पे अलग से कोई डेट मेंशन नहीं कर रखी है कि आपका ओबीसी लेटेस्ट होना चाहिए या फिर आपका एससी लेटेस्ट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को जरूर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो अप्रैल सेशन तक होता है, यानी कि आपका 31 मार्च को आपका लगभग ईडब्ल्यूएस आपका एक्सपायर हो गया। अभी जो आपका सेशन है वो आपका 2023-24 का सेशन आ गया है, तो इसमें 1 अप्रैल के बाद सभी कैंडिडेट्स अपना ईडब्ल्यूएस नया बना के ही नया ईडब्ल्यूएस यहाँ पे अपलोड करें। जिस कैंडिडेट्स का ईडब्ल्यूएस पुराना है वो यहाँ पे अपने ईडब्ल्यूएस वाले सर्टिफिकेट को जरूर रिन्यू करा लें, क्योंकि इसमें आपका सेशन का लफड़ा होता है। तो आपका सेशन जो बैक सेशन था वो आपका एक्सपायर हो गया है और नया सेशन भी यहाँ पे लागू हो गया है। तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट नए सर्टिफिकेट से ही फॉर्म अप्लाई करें। उसके पश्चात फोटो के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो फोटो है वो आपका 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि जो फोटो है उसमें आपको नाम और डेट और फोटो जरूर मेंशन करें, उसी से मालूम पड़ता है कि आपका फोटो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना है या नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं वो अपना लेटेस्ट फोटो ही अप्लाई करें। यदि आपका फोटो पुराना भी है तो आप उस पर नई फोटो जो डेट ऑफ फोटो होती है, जो अपन डेट ऑफ फोटो मेंशन करते हैं फोटो के ऊपर, उसको आप अपडेट करके नई डेट ऑफ फोटो वहाँ पे लगा लें। इसके पश्चात एक मेन पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यदि एक कैंडिडेट 2 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करता है तो आपके फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। यदि आपने गलती से 2 फॉर्म भर भी दिए हैं और आपने 2 के एडमिट कार्ड आ गए हैं तो आप एक का ही एग्जाम दें। यदि आप दोनों का एग्जाम देते हैं तो आपको किसी भी स्टेज पर यदि उनको यह मालूम हो जाता है कि आपने 2 फॉर्म लगाए थे तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट माना जाएगा और वहीं से आपको भर्ती से निकाल दिया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट्स केवल एक ही फॉर्म अप्लाई करें, कोई भी कैंडिडेट 2 फॉर्म के लिए अप्लाई ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लगभग सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। उसके पश्चात भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।